गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप के सब अच्छे होंगे। चलिए जी, चैप्टर 13 कंटिन्यू करते हैं हमारा सेटिंग अप के अंदर। लास्ट क्लास में हमने एनबीएफसी कंपनी के बारे में डिस्कशन की थी कि एनबीएफसी कंपनी क्या होती है और एनबीएफसी कंपनी एक कमर्शियल बैंक से कैसे डिफरेंट है। उसके अलावा एनबीएफसी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और किन कंडीशंस को फॉलो हमें करना पड़ता है। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैंकिंग। अगर हमको एक कमर्शियल बैंक ओपन करना है तो कैसे उसको ओपन किया जाएगा, रेगुलेटर कौन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए कमर्शियल बैंक ओपन करने के लिए। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब बोल रहा है कमर्शियल बैंक। अगर हमको एक कमर्शियल बैंक सेटअप करना है तो वो कैसे सेटअप किया जाएगा उसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। No company shall carry on banking business in India unless it holds a license issued in that behalf by the RBI, and any such license may be issued subject to such conditions as the Reserve Bank may think fit to impose। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि अगर हमको एक कमर्शियल बैंक ओपन करना है तो हमें एंटिटी कौन सी ओपन करनी पड़ेगी सर? कंपनी। कंपनी की फॉर्म में ही बैंक ओपन होगा। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को आप बैंकिंग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए कैरी ऑन नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी को अगर एज अ कमर्शियल बैंक ऑपरेट करना है, काम करना है, तो बिना लाइसेंस के आप आपकी कंपनी जो है वो बैंकिंग बिजनेस में ऑपरेट नहीं कर सकती। और ये लाइसेंस कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगा। क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में उन सबका रेगुलेटर कौन है सर? आरबीआई है। आरबीआई इज द सोल रेगुलेटर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो कह रहा है कि जब भी आपको आरबीआई लाइसेंस इशू करेगा कमर्शियल बैंकिंग के फॉर्म में काम करने के लिए, तो आप पे कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकता है आरबीआई। और वो कंडीशंस क्या क्या है उनके बारे में डिफाइन किया हुआ है। बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द आरबीआई में रिक्वायर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली। तो कह रहा है कि आपको लाइसेंस इशू करने से पहले आरबीआई आपको लाइसेंस इशू करने से पहले देखेगा कि आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब वो कंडीशंस क्या क्या है देखिए। फर्स्ट लिखी हुई है दैट द कंपनी इज और विल बी इन ए पोजीशन टू पे इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स इन फुल एज देयर क्लेम्स अक्रू। जो कंपनी आरबीआई के पास लाइसेंस मांगने गई है एज अ बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, अगर उस कंपनी के प्रेजेंट में कोई डिपॉजिटर है, प्रेजेंट में डिपॉजिटर है जिस टाइम लाइसेंस मांगने जा रही है उस टाइम पे, या फिर कंपनी जब फ्यूचर में लाइसेंस आने के बाद एज अ बैंकिंग कंपनी काम करेगी, तो फ्यूचर में जो डिपॉजिटर होंगे, जो लोग कंपनी के पास बैंक के पास अपने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, क्या कंपनी उनका पैसा पे करने की पोजीशन में है या नहीं है। जब कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, अगर पहले से वो कंपनी जो है वो एज ए डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, वो जो कंपनी है जो बैंकिंग लाइसेंस मांगने गई है आरबीआई के पास, क्या उसने पहले से कोई नॉर्मल वे में पब्लिक से डिपॉजिट लिए हुए हैं और क्या उनको पे करने में कैपेबल है या नहीं है। और फ्यूचर में जब वो कंपनी एज अ बैंक ऑपरेट करेगी तो कंपनी के पास मतलब बैंक के पास डिपॉजिट आएंगे, तो क्या कंपनी उन डिपॉजिट को वापस से रीपे करने में कैपेबल होगी या नहीं होगी, उसका आपको एक एस्टिमेशन देना है। सेकेंड कंडीशन दे रखी है दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी are not being or are not likely to be conducted in a manner detrimental to the interest of its present or future depositor। कि जो कंपनी है जो लाइसेंस मांगने के लिए गई है आरबीआई के पास एज अ एप्लीकेंट, क्या वो कंपनी अपने प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में कोई डिपॉजिटर कंपनी का है और फ्यूचर में होने वाली डिपॉजिटर बैंकिंग कंपनी बनने के बाद, क्या कंपनी उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करेगी या नहीं करेगी। क्या कंपनी अपने डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट कोई काम कर रही है या करने वाली है। अगर ऐसा है तो लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। पर कंपनी खुद बोल रही है, कंपनी के जो मैनेजमेंट हेड है, जो बीओडी है, वो ऐसा एफिडेविट में लिख के दे रहे हैं कि हम प्रेजेंट में ना तो किसी डिपॉजिटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना फ्यूचर में किसी डिपॉजिटर को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा लिख के वो दे रहे हैं, इसका मतलब आप कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर रहे हो। फिर थर्ड में लिखा हुआ है दैट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी विल नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स। कंपनी का जो
मैनेजमेंट होगा, प्रपोज्ड मैनेजमेंट मतलब बैंकिंग कंपनी के बाद बनने वाला मैनेजमेंट। अभी जो कंपनी है हमारी वो नॉर्मल कंपनी है, उस कंपनी को हम एज अ बैंकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सर्टिफिकेट आने के बाद जो आपका नया मैनेजमेंट होगा, जो एज अ बैंक ऑपरेट करेगा, क्या वो मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के वेलफेयर के लिए सही होने वाला है या नहीं होने वाला। मतलब जिन पर्सन्स के नेम सजेस्ट किए गए हैं, जो लोग टॉप लेवल में काम करेंगे बैंकिंग का लाइसेंस आने के बाद, क्या वो लोग जो हमारे प्रेजेंट के डिपॉजिटर हैं या जो फ्यूचर के डिपॉजिटर होने वाले हैं, क्या उनके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए वो लोग सही है या नहीं है। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो हमारे प्रपोज्ड मैनेजमेंट में लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं बैंकिंग लाइसेंस आने के बाद, क्या वो लोग ऐसे हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, या उनका पहले से ही बैकग्राउंड जो है फ्रॉड का है, इलीगल एक्टिविटीज का है। तो वो लोग फ्यूचर में कैसे अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, ऐसा हम कैसे मान ले। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में जो आरबीआई है वो क्या चेक कर रहा है कि बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद जो लोग टॉप लेवल में काम करने वाले हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। क्या उन लोगों ने कभी कोई इलीगल एक्टिविटी पास्ट में कर रखी है कि नहीं कर रखी, कोई फ्रॉड वगैरह किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, जेल गए हुए कि नहीं गए हुए, या प्रेजेंट में वो जेल में है जिनको हम डायरेक्टर या कोई भी पोस्ट देने जा रहे हैं बैंकिंग लाइसेंस आने के बाद। तो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, क्योंकि उनके बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है। तो बैकग्राउंड अगर क्लीन होगा, कोई भी आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगे कभी भी आज तक, ठीक है, तो उसका मतलब फिर आरबीआई की नजरों में जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है बैंकिंग कंपनी की। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, दैट द कंपनी हैज एडिकेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। जो कंपनी एज अ एप्लीकेंट आरबीआई के पास गई है बैंकिंग का लाइसेंस लेने के लिए, उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, पेड अप कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, उन सब के बारे में डिटेल देनी है आपको। प्लस अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी फ्यूचर में कैसे कैसे पैसे अर्न करेगी, उसका एक आपको प्रोजेक्ट बना के देना है। ठीक है, आपको उसका प्लान रेडी करके आपको सबमिट करना है आरबीआई के पास कि फ्यूचर में आप आने वाले 2 सालों में 3 सालों में कैसे कैसे कितना कितना पैसा कमाने वाले हो। एक एस्टिमेशन के बेस पे आपको प्लान रेडी करके आरबीआई के पास सबमिट करना है। नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है दैट द पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू द कंपनी टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब आरबीआई आपको लाइसेंस इशू करेगा तो उस टाइम पे आरबीआई को आपने बताना है, मतलब जो कंपनी लाइसेंस मांगने गई है उसके बिहाफ पे जो ऑथराइज सिग्नेटरी है जो सारा काम हैंडल कर रहा है, वो आरबीआई को बताएगा कि लाइसेंस आने के बाद, बैंकिंग लाइसेंस आने के बाद हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। मतलब बैंकिंग लाइसेंस आने के बाद वो कंपनी क्या बन गई है, कमर्शियल बैंक बन गई है। और कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, इससे पब्लिक से। तो हम मेनली इन्हीं कामों में डील करेंगे। ऐसा आप कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और लास्ट लिखा हुआ है एनी अदर कंडीशन, कोई अदर कंडीशन आरबीआई अगर हम पे इम्पोज करेगा तो उसको भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये आपको 6 कंडीशन दे रखी है। इन कंडीशंस को अगर एप्लीकेंट कंपनी फुलफिल करती है फिर तो आरबीआई आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस इशू कर देगा। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो, कैपेबल नहीं हो कंडीशंस को फुलफिल करने में, फिर आपको आरबीआई कभी भी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस इशू नहीं करेगा। आगे टॉपिक दिया हुआ है कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस का मतलब क्या बना कि एक किसी कंपनी ने आरबीआई के पास अप्लाई किया, किस चीज के लिए, बैंकिंग लाइसेंस के लिए, और आरबीआई ने उस कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस इशू भी कर दिया। ठीक है, और अब कुछ टाइम के बाद उस कंपनी ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की है जो आरबीआई की नजरों में सही नहीं है। ठीक है, या कोई और कारण भी हो सकता है जिस कारण की वजह से आरबीआई आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो आरबीआई कब कब किसी भी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उसके आपको 2 केस दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। द आरबीआई में, तो कैंसिल करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। द आरबीआई में कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ बैंकिंग कंपनी अंडर दिस सेक्शन इफ द कंपनी सीज टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। अगर वो कंपनी ही बंद हो गई है, वो कंपनी जो एज अ बैंक ऑपरेट हो रही थी मार्केट में, उसने अपना काम बंद कर दिया। तो जब काम बंद कर दिया तो लाइसेंस भी आपका क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा।
सेकंड में लिखा हुआ है इफ द कंपनी एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी है सर? ये वाली। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप इन 6 में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो जाते हो, कब? लाइसेंस आने के बाद। जब आपको लाइसेंस दिया गया तब आप ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे, ठीक है। पर लाइसेंस आने के बाद, मान लो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, कभी भी हम इनमें से कोई एक कंडीशन या सारी कंडीशन या कितनी भी कंडीशन फुलफिल करने में फेल हो गए हैं, तब भी आरबीआई के पास राइट आ गया है हमारा लाइसेंस कैंसिल करने का, ठीक है। तो कैंसिलेशन के लिए 2 रीजन दे रखे हैं। फर्स्ट रीजन, अगर हम एज अ बैंकिंग कंपनी काम नहीं करना चाहते, काम बंद कर रहे हैं अपना, तो लाइसेंस कैंसिल होगा। और दूसरा रीजन, अगर आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी आपको, या लाइसेंस देने के टाइम पे जब भी आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज की गई थी, आप उनमें से किसी भी एक कंडीशन का या फिर ज्यादा कंडीशंस का वायलेशन करते हो, तब भी आरबीआई आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ अपील्स के ऊपर। एनी बैंकिंग कंपनी एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ आरबीआई कैंसिलिंग a license under this section may within 30 days from the date on which such a decision is communicated to it appeal to the central government। अब कह रहे हैं कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, और बेवजह कैंसिल किया है, आरबीआई से हमने पूछा कि किस कारण के बेस पे आप हमारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो बैंकिंग कंपनी का, आरबीआई ने कुछ नहीं बताया। बिना वैलिड ग्राउंड के या बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी रीजन के आरबीआई ने हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और हम अब बन गए हैं एग्रीव्ड, हम बन गए हैं पीड़ित पार्टी, क्योंकि हमको बिना बताए, बिना कारण के हमारा लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो उस केस में फिर हम विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं। किसके खिलाफ? आरबीआई के खिलाफ, ठीक है। ये लिखा हुआ है अपील के अंदर। आगे बोल रहे हैं the decision of central government where an appeal has been preferred to it or of RBI where no such appeal has been preferred shall be final। ये कह रहा है कि अगर अपील फाइल की गई थी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। और दूसरा केस, अगर अपील फाइल हुई नहीं थी, अपील फाइल नहीं की गई थी, तो डिसीजन किसने दिया था? आरबीआई ने दिया था, तो आरबीआई का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, ठीक है। देखो यहां क्या बोल रहे हैं, अपील फाइल्ड, अपील नोट फाइल्ड। फर्स्ट केस क्या है? हमने अपील फाइल की थी। सेकंड केस, हमने अपील फाइल नहीं की। अपील फाइल करेंगे तो केस कौन सोल्व करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सोल्व करेगी। अपील फाइल नहीं की तो केस किसने सोल्व किया? आरबीआई ने सोल्व किया, ठीक है। तो जब अपील फाइल करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो होगा वो क्या माना जाएगा? फाइनल डिसीजन होगा। और अगर अपील फाइल नहीं की तो जो डिसीजन आरबीआई ने दे दिया वो क्या माना जाएगा? फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारा अपील के केस में। तो यहाँ पे हमारा बैंकिंग टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कि अगर हमको इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करनी है, हमको इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बिजनेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या कुछ कंप्लायंस करनी पड़ती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर कौन है उसके बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, लाइसेंस कौन इशू करता है, लाइसेंस सस्पेंड कब हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल कब हो सकता है, ये सारी बातें आपको IRDAI टॉपिक में पढ़नी है। तो इस टॉपिक के अंदर हमको कंप्लीटली डिस्कशन करनी है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, कि अगर हमको एक इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो कैसे कैसे काम किया जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी ओपन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, ये सारा आपको इसमें डिस्कशन करनी है। चलिए जी, टॉपिक दिया हुआ है हमको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो IRDA है ये बेसिकली रेगुलेटर है, ठीक है। ये क्या है सर?
ये हमारा रेगुलेटर है। रेगुलेटर किनका है ये? रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट्स, अदर इंटरमीडियरीज। जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो इंश्योरेंस करने वाला एजेंट है, चाहे वो कोई और अदर इंटरमीडियरी है, जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन सबका रेगुलेटर कौन है? IRDAI, या IRDA भी बोल सकते हो। फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो IRDA है बेसिकली वो रेगुलेटर है किनका? उन सभी लोगों का जो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, बिजनेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कंटेंट क्या लिखा हुआ है। टिल 1999 द इंश्योरेंस सेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये बोल रहा है कि 1999 तक, 1999 तक जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में थी, मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर था, उसका रेगुलेटर कौन था? उसे कंट्रोल कौन करता था? COI, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, और पहले जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट था वो था इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसके बाद इस एक्ट को अमेंड किया गया और इसका नाम हो गया IRDA एक्ट 1999। और 1999 में रेगुलेटर भी चेंज हो गया। जब एक्ट बदल गया तो एक्ट के साथ साथ रेगुलेटर भी चेंज कर दिया। रेगुलेटर पहले कौन था सर? COI था, अब कौन बन गया है? IRDA बन गया है। तो जो पुराने वाला एक्ट था हमारा, दैट वाज इंश्योरेंस एक्ट 1938, उस एक्ट में कुछ कमियां थी, कुछ लूप होल्स थे। ठीक है, काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, जिनको देखते हुए हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? इस एक्ट को अमेंड किया और एक्ट भी नया कर दिया। साथ ही साथ रेगुलेटर, जो पहले वाला रेगुलेटर था उसके पास पावर्स कम थी। ठीक है, पावर्स कम होने के साथ साथ ज्यादा वो इंटरफेरेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद उस रेगुलेटर को भी चेंज किया और उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो एक्ट के साथ साथ चेंज किया गया रेगुलेटर के अंदर भी। एक्ट था पहले इंश्योरेंस एक्ट 1938, फिर कर दिया IRDA एक्ट 1999। कंट्रोलर था पहले COI और बाद में बन गया IRDA। आ जाओ, अब नेक्स्ट आओ, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ IRDA। ये कह रहे हैं कि जो हमारा IRDA अथॉरिटी है, जो कंट्रोलर है, जो रेगुलेटर है, उसके क्या कुछ फंक्शंस है और क्या कुछ ड्यूटीज है। तो IRDA के फंक्शन और ड्यूटीज सेक्शन 14 में डिफाइन क्यों है, जो नया वाला एक्ट है उसके। देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज। अगर कोई भी पर्सन एज ए इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में ऑपरेट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको रजिस्टर करना, उसको लाइसेंस इशू करना, ये काम किसका है सर? IRDA का है। सेकंड दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। जिन लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो पॉलिसी लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिसी हेल्थ को लेकर के है, चाहे वो पॉलिसी फायर के अगेंस्ट है, चाहे वो मैराइन इंश्योरेंस है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनको बोलते हैं पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, मतलब पॉलिसी होल्डर के साथ कभी भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ गलत ना करे, जितना क्लेम बनता है सारा क्लेम दे। ठीक है, और बेवजह तंग ना करे किसको? पॉलिसी होल्डर को। इसके देख रेख कौन करेगा? जो रेगुलेटर है हमारा, दैट इज IRDA। उसके बाद आगे लिखा हुआ है लाइसेंसिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। जैसे कि जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, जो एजेंट हमको पॉलिसी वगैरह दिलवाते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी मतलब जो इंश्योरेंस एजेंट है उनकी बात की जा रही है। तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए भी आपको IRDA से क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के आप एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम नहीं कर सकते। और एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। जितने भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी होंगे, एक तो उनको लाइसेंस चाहिए, किससे? IRDA से। दूसरा, उनके लिए भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए भी IRDA ने क्या किया हुआ है? रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। आगे लिखा हुआ है प्रोमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर को
आईआरडीए की ड्यूटी बनती है, आईआरडीए का फंक्शन है ये भी कि आईआरडीए क्या करेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनलिज्म के बेस पे मार्केट में प्रमोट करेगा ताकि ज्यादा लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग प्रीमियम रेट्स एंड द टर्म्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर्स। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस करवाने के बदले में हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जैसा भी कंपनी की पॉलिसी है वैसा। तो प्रीमियम कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी हमसे कहीं काफी ज्यादा या जितना नॉर्मल प्रीमियम बनता है उससे ज्यादा प्रीमियम तो चार्ज नहीं कर रही। तो प्रीमियम के रेट्स क्या है इंश्योरेंस कंपनीज के, इनको रेगुलेट, इनको कंट्रोल कौन करेगा, आईआरडीए। स्पेसिफाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनको पूरे साल में क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और आईआरडीए के पास सबमिट करने हैं, इसके बारे में भी बताएगा आईआरडीए। मतलब ईयरली आप अपने एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स हमारे पास फाइल करो। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, इसको ठीक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ जी देखिए पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स फंड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जितना भी प्रीमियम पब्लिक पे कर रही है किनको, इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कि हम अपना इंश्योरेंस करवाएंगे और टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, ताकि कल को अगर क्लेम लेने की नौबत आती है तो हम क्लेम ले सकें। अगर हम प्रीमियम नहीं भरेंगे तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। अब हमने अपना प्रीमियम डिपॉजिट करवाया हुआ है या हम रेगुलरली अपना प्रीमियम डिपॉजिट करवा रहे हैं कहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लो वो फंड्स जो है सरप्लस पड़े हैं, वो फंड्स किसी भी क्लेम को पे करने में कोई काम नहीं आ रहे, क्योंकि मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई क्लेम अभी तक आया ही नहीं, ठीक है, या आएगा तो हमने उसके लिए कुछ अलग पैसे रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी उन फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ और इनकम जनरेट की जा सके। तो कह रहा है कि अगर पब्लिक का, पॉलिसी होल्डर का फंड किसके पास पड़ा है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़ा है, और इंश्योरेंस कंपनीज उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, मिनिमम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सब भी कौन बताएगा, ये सब आईआरडीए बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन सोल्वेंसी बाय इंश्योरेंस कंपनीज। मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी या सोल्वेंसी मार्जिन का मतलब क्या बनता है कि कम से कम इंश्योरेंस कंपनीज के पास कितना पैसा एट प्रेजेंट हर एक टाइम पे होना जरूरी है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनीज अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, कुछ पैसा उनको अपने पास मेंटेन भी रखना है ताकि कल को एकदम से कोई क्लेम मांगने आ गया तो पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट एकदम से तो सेल होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं फंड्स की शॉर्टेज पड़ सकती है। इसीलिए कितना पैसा आपको मिनिमम अपने रिजर्व में मेंटेन करना है, इसके लिए भी कौन बताएगा, इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीए बताएगा। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज इन रूरल एरियाज एंड ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वल्नरेबल सेक्शन आएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या बन रहा है कि जो आईआरडीए है वो इस बात पे भी ध्यान देगा कि जो बैकवर्ड एरिया है, जो रूरल एरिया है, जैसे कि विलेजेस हो गए, ठीक है, वहां पर भी इंश्योरेंसेस का क्या हो, ट्रेंड हो, फैशन हो, गांव के लोग भी या बैकवर्ड एरिया के लोग भी थोड़ा बहुत अपना पैसा इंश्योरेंस के फॉर्म में डिपॉजिट करें, वो लोग भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो रूरल एरियाज के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो करवाना, ये भी आईआरडीए का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक पे, वेरियस लाइसेंसेस इशूड बाय आईआरडीए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आईआरडीए कौन कौन से लाइसेंस इशू करता है और किनको किनको इशू करता है। सबसे पहले बात दे रखी है, एक लाइसेंस इशू करता है आईआरडीए जो हम इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए। मतलब किसी को भी अगर इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, स्टार्ट करनी है,
तो कंपनी बनाने के लिए आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा, एमसीए के थ्रू बनेगी, ठीक है। और कंपनी बनने के बाद अगर वो कंपनी एज ए इंश्योरेंस कंपनी काम करना चाहती है, तो इंश्योरेंस कंपनी का सर्टिफिकेट लाइसेंस कहाँ से लेकर के आएंगे सर? आईआरडीए से लेकर के आएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आईआरडीए हमें क्या इशू करेगा? लाइसेंस इशू करेगा। अप्रूवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब किन किन चीजों का इंश्योरेंस होगा, जैसे कि फायर इंश्योरेंस होता है, मैराइन इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक टर्म इंश्योरेंस भी होता है। तो इस तरह से कितने प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इंश्योरेंस में कवर होंगे, इसके लिए भी डिसीजन कौन लेगा? आईआरडीए लेगा। थर्ड लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जो लोग एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करना चाहते हैं, तो उनको भी लाइसेंस कौन इशू करेगा? आईआरडीए इशू करेगा। इन्वेस्टिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास आया हुआ है, अगर वो सरप्लस फंड्स के तौर पे पड़ा है तो उसे कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, उसके लिए भी परमिशन कौन देगा? आईआरडीए देगा। और लास्ट लिखा हुआ है एनी अदर मिसलेनियस प्रोविजन, ये भी इसमें कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आगे, प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू कंपनीज टू स्टार्ट इंश्योरेंस बिजनेस। अब कह रहे हैं कि अगर हमें इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक बात तो हमें पता लगे कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए? हमको आईआरडीए के पास जाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है और फाइल करना है आईआरडीए के पास, उस फॉर्म के साथ और क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उन सब के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। No person can carry on insurance business unless and until he has obtained a certificate from the authority for a particular class of insurance business। ये कह रहे हैं कोई भी पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकता, कब तक? जब तक वो अथॉरिटी से, अथॉरिटी कौन है? आईआरडीए। जब तक हम अथॉरिटी से क्या ना ले ले? सर्टिफिकेट ना ले ले, लाइसेंस ना ले ले। बिना लाइसेंस लिए, बिना सर्टिफिकेट लिए आप एज ए इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकते। Those who are already in insurance business, like General Insurance Corporation, National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance, and United India Insurance, have to obtain a fresh certificate within 3 months from the date of commencement of this act or before such date as fixed by government। ये कह रहे हैं कि जब से नया वाला एक्ट आया है, नया वाला एक्ट कौन सा? आईआरडीए 1999, जब से ये नया वाला एक्ट आया है, और इस नए वाले एक्ट के आने से पहले अगर ये कंपनीज मार्केट में एज ए इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं और कर भी रही हैं काम, काफी पुरानी कंपनीज है ये, ठीक है, तो इनको भी क्या करना था? इनको भी नया वाला एक्ट जिस दिन इंडिया में एप्लीकेबल हुआ उस दिन से अगले 3 महीने के अंदर अंदर इनको भी लाइसेंस चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं है कि नया एक्ट आने से पहले कोई भी कंपनी एज ए इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, चाहे आप नए वाले एक्ट के आने से पहले काम क्यों ना कर रहे हो। तो आपको नई अथॉरिटी से एक नया सर्टिफिकेट लेना था, कब तक? नया वाला एक्ट एप्लीकेबल होने के 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये काम तो पास्ट में हो गया होगा, क्योंकि एक्ट आया आया था 1999 के अंदर, तो वहां पे हमने विद इन 3 मंथ से सर्टिफिकेट ले लिया होगा। अब आ जाओ आगे कि अगर हमको आज एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं आईआरडी के पास। टू गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड एवरी एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म IRDA R1। ये आपको फॉर्म का नेम दे रखा है, इस फॉर्म को भर के आपको डिपॉजिट करना है कहाँ पे? IRDA के पास। साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं। कंपनी के केस में MOA AOA, ठीक है, साथ ही साथ आपका COI भी जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं और कंपनी में वो किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रपोज टू बी कैरिड ऑन। जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का सर्टिफिकेट मांगने गई है, जिस कंपनी को एज ए इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में काम करना है, वो किस तरह के इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती है। लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, मैराइन इंश्योरेंस में, किस तरह का इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है हमको,
ये भी हमको लिख के देना पड़ेगा। और लास्ट लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द सोर्स दैट विल कंट्रीब्यूट द शेयर कैपिटल, कि आपकी जो शेयर कैपिटल है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बनने के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स क्या होगा फंडिंग का, वो आपको इन्फॉर्म करना है आईआरडीए को। तो आपको आईआरडीए R1 फॉर्म के साथ साथ ये 4 डॉक्यूमेंट और फाइल करने हैं। On receiving the above documents, IRDA will verify the content and may ask for additional information if any। ये कह रहा है कि जब आपने IRDA के पास R1 प्लस में वो 4 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कौन करेगा, IRDA चेक करेगा। और उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद अगर IRDA को लगता है कि हमको एप्लीकेंट से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो हमसे वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, अगर उनको लगता है तो, अदरवाइज नहीं मांगेंगे। The authority may ask the principal officer to appear to their office for any information or clarification। अगर अथॉरिटी को लगता है कि उनका कोई ऑफिसर एप्लीकेंट के पास जाए और जाके कुछ थोड़ी बहुत छानबीन करके आए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, तो अथॉरिटी ऐसा भी कर सकती है, अपने किसी ऑफिसर को हमारे पास भेजेगी, वो हमारे पास आकर के देखेगा कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है कि नहीं की हुई। हालांकि हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, फिर भी उनको फिजिकली आकर के विश्वास करना है, एक बार वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। If the authority is satisfied with the information and documents provided with the application form IRDA R1, the authority may ask for an additional application in the prescribed form, that is IRDA R2 additional attachment। अब देखो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने R1 फाइल किया और उसको अप्रूव कर दिया, मतलब जो आपका R1 था वो आपने फाइल कर दिया, उसको चेक किया गया, उसको अप्रूव कर दिया, मतलब R1 आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अथॉरिटी, वर्ड दिया हुआ है मे, फिर अथॉरिटी आपसे एक फॉर्म और मंगवा सकती है, पर ये फॉर्म हर बार आए ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होगा, अथॉरिटी की मर्जी है, डिस्क्रिशन अथॉरिटी का है कि R2 फॉर्म मंगवाना है या नहीं मंगवाना। अगर मंगवाया जाएगा तो हमको R2 फॉर्म उसके साथ भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके IRDA के पास सबमिट करना है। अगर नहीं मंगवाया तो R1 के बाद ही हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जो है इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेट करने का वो R1 के बाद भी आ सकता है, या फिर R1 के बाद हमसे R2 मंगवा के और R2 को चेक करके उसके बाद भी आ सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा अथॉरिटी के ऊपर कि R2 फॉर्म मंगवाना है या नहीं मंगवाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि क्या अथॉरिटी, क्या IRDA, जब हमने R1 फाइल किया तो क्या IRDA हमको सर्टिफिकेट देने से मना कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके बारे में टॉपिक दिया हुआ है। इफ द अथॉरिटी रिफ्यूजेस द रजिस्ट्रेशन, द रीजन ऑफ सच डिसीजन विल बी इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट। ये कह रहे हैं कि अगर अथॉरिटी ने आपको इंश्योरेंस बिजनेस का लाइसेंस देने से मना कर दिया, तो मना करने का कारण क्या है वो भी बताना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी हमको बिना बताए, बिना कारण बताए हमारा सर्टिफिकेट नहीं दे रही, बिना हमको कारण बताए हमको रिजेक्ट कर रही है सर्टिफिकेट देने से, फिर हम अपील कर सकते हैं। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अपील कब करनी है सर, 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन स्टार्ट कहाँ से होंगे, जिस दिन हमको मना किया गया, जिस दिन मना करने का ऑर्डर पास किया गया था वो ऑर्डर हमको भेजा गया होगा। तो जिस दिन एप्लीकेंट के पास वो ऑर्डर आ गया कि हम आपको इंश्योरेंस बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें कारण भी नहीं लिख के दिया कि किन कारण के बेस पे मना किया जा रहा है हमको, तो फिर हम अपील कर सकते हैं कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। फिर कह रहे हैं कि अगर आपने अपील फाइल कर दी तो अपील फाइल करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। ठीक है, ये था रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी बेस पे सर्टिफिकेट सस्पेंड कर देना, टेम्परेरी बेस पे आपको काम करने से मना कर देना। और कैंसलेशन का मतलब क्या होता है, परमानेंटली काम नहीं कर सकते आप। सस्पेंशन के अंदर एक सर्टेन टाइम के लिए, एक डेफिनेट टाइम के लिए आप एज ए इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं कर पाओगे। कैंसलेशन के अंदर आप परमानेंटली काम करने से मना कर दिया गए हो। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं सस्पेंशन, फिर पढ़ेंगे कैंसलेशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आई थिंक मतलब समझ आ गया इसका, कि टेम्परेरी बेस पे हमको अथॉरिटी चाहे तो इंश्योरेंस बिजनेस
ऑपरेट करने से मना कर सकती है। और ऐसा कब कब किया जाएगा कि हमारा सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाए, ऐसा कौन कौन से कारण के बेस पे होगा, उसके कारण भी आपको दे रखे हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर may be suspended for a class or classes of insurance business in addition to any penalty that may be imposed or any action that may be taken for such period as may be specified by authority in the following cases। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से किसी भी कारण के बेस पे आपका जो सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस बिजनेस करने का सर्टिफिकेट, अथॉरिटी चाहे तो उस सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है। पर वो जो सस्पेंशन है, ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया तो कोई अलग से पेनल्टी नहीं आएगी। पेनल्टी तो अलग से आएगी। जो सस्पेंशन है वो इन एडिशन है, मतलब अलग से है। पेनल्टी तो आएगी। पेनल्टी के साथ साथ हमारा सर्टिफिकेट भी सस्पेंड हो सकता है। अब कह रहा है कि सर्टिफिकेट सस्पेंड अथॉरिटी कौन कौन से कारण के बेस पे कर सकती है, वो कारण आपको दे रखे हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, कंडक्ट इट्स बिजनेस इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस की, अगर कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स के अगेंस्ट, पॉलिसी होल्डर्स के नुकसान के लिए काम करती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जिससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, पॉलिसी होल्डर का हुआ, तो उस केस में जो IRDA अथॉरिटी है वो पेनल्टी के तौर पे हमको पेनल्टी इंपोज करेगी, फाइन इंपोज करेगी हमारे ऊपर मतलब कंपनी के ऊपर, और साथ ही साथ हमारा सर्टिफिकेट भी सस्पेंड कर सकती है। सेकंड लिखा हुआ है फेल्स टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय अथॉरिटी रिगार्डिंग टू इट्स इंश्योरेंस बिजनेस। अगर अथॉरिटी ने, अगर IRDA ने हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी और हम एज ए इंश्योरेंस कंपनी वो इंफॉर्मेशन देने में फेल हो गए, तब भी हमारा सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। डज नॉट सबमिट पीरियोडिकल रिटर्न्स। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर IRDA के पास टाइम टू टाइम, ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज या हाफ ईयरली, जैसा भी अथॉरिटी ने बोला हुआ है, आपने अपने रिटर्न्स, अपने अकाउंट सबमिट नहीं किए, तब भी आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। डू नॉट कोऑपरेट इन एनी इंक्वायरी। अगर IRDA कोई इंक्वायरी कर रहा है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और उस इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इंक्वायरी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, उस केस में भी सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। इंडल्स इन मैनिपुलेटिंग द इंश्योरेंस बिजनेस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर जानबूझ के फ्रॉड कर रही है, जानबूझ के गलत एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है, उस केस में भी सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। आगे लिखा हुआ है फेल्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर एज स्पेसिफाइड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। IRDA ने जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रखा है, किनको, देखो इंश्योरेंस कंपनीज के पास सरप्लस फंड पड़ा है, वो फंड रखा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं आ रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या चाह रही है कि उस फंड को हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। अब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसकी लिस्ट आपको दे रखी है, किसने, IRDA ने, कि आप इन इन जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उन सभी जगह को छोड़ करके किसी और ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया जिसका नाम उस लिस्ट में IRDA ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। तो सस्पेंशन के हमको 6 कारण दे रखे हैं, इन 6 में से कोई भी एक्टिविटी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने परफॉर्म की तो उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा और पेनल्टी आएगी अलग से, सस्पेंशन साथ में अलग से है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा IRDA का, उसके बाद हमारा IRDA का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैंसलेशन के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिन कारणों के बेस पे अथॉरिटी दैट इज IRDA हमारी इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्टिफिकेट है उसको परमानेंटली कैंसिल कर सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है द अथॉरिटी इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड्स मतलब कारण, रीजन, जो रीजन सस्पेंशन के थे, जो रीजन किसके थे, सस्पेंशन के थे, आप इन्हीं गलत कामों को बार बार किए जा रहे हो, ठीक है,
पहली बार गलती की, सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया। दूसरी बार, या मान लो पहली बार गलती की, वार्निंग देके छोड़ दिया। दूसरी बार गलती की, सस्पेंड कर दिया। वही गलती कोई इंश्योरेंस कंपनी तीसरी बार कर रही है, चौथी बार कर रही है, पांचवी बार कर रही है, तो जो सस्पेंशन के कारण थे उन्हीं को आप बार बार दोबारा से वॉयलेट किए जा रहे हो, उन्हीं को दोबारा से रिपीट किए जा रहे हो। तो अब आपको हम सस्पेंड नहीं करेंगे, अब आपको हम परमानेंटली कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप सस्पेंशन की गलतियों को बार बार दोहरा रहे हो। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सस्पेंड होने के बाद और सस्पेंशन हटने के बाद दोबारा से वही गलती कर रही है, तो इस बार सस्पेंड नहीं किया जाएगा उसको, इस बार उसको हम परमानेंटली कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप वही गलती, वही वॉयलेशन बार बार किए जा रहे हो। तो इस बार आपको हम कैंसिल करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ग्राउंड, कोई भी ऐसा कारण जो किसका था, सस्पेंशन का था, आप उसी को बार बार रिपीट किए जा रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट फिर क्या होगा सर, कैंसिल होगा, सस्पेंड नहीं होगा। पहली बार गलती की है तो आपको छोड़ भी सकते हैं, बिना सस्पेंशन के भी छोड़ सकते हैं। दूसरी बार गलती की है, सस्पेंड करेंगे। तीसरी बार गलती कर रहे हो, वही गलती। चौथी बार दोबारा से वही वॉयलेशन कर रहे हो, पांचवी बार वही वॉयलेशन कर रहे हो, तो अब हम आपको सस्पेंड नहीं करेंगे, अब आपको हम परमानेंटली कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया। उसके अलावा कुछ अलग से कारण आपको यहाँ पे डिफाइन किए हैं। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है, इफ द इंश्योरर फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजंस रिगार्डिंग टू डिपॉजिट। अगर इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाती है क्या फॉलो करने में, पब्लिक से जो डिपॉजिट ले रही है, पब्लिक से जो प्रीमियम ले रही है, कौन, इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो, प्रीमियम देगा कौन, जिसने पॉलिसी करवाई है, जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम देगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेने के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, या जितना प्रीमियम आईआरडीए ने बताया हुआ है उससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो उस केस में फिर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा। सेकेंड लिखा हुआ है, इफ द इंश्योरर fails at any time to comply with the provisions regarding to excess of value of assets over the amount of liabilities। ये कह रहा है कि अगर कभी भी इंश्योरर की, कभी भी इंश्योरर की, इंश्योरर कौन हुआ हमारा, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कभी भी इंश्योरर की, इंश्योरेंस कंपनी की जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, किससे, लाइबिलिटीज से। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इस केस में क्या है, नुकसान है। इस केस में कंपनी क्या है, सोलवेंट पोजीशन में नहीं है। इस केस में कंपनी कहां नहीं है सर, सोलवेंट पोजीशन में नहीं है। सोलवेंट पोजीशन में कब होती है, जब एसेट्स ज्यादा होती हैं, किससे, लाइबिलिटीज से। पर इस केस में क्या है सर, उल्टा लिखा हुआ है। तो कभी भी ऐसा हुआ, उस केस में भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल किया जा सकता है। फिर थर्ड रीजन दे रखा है, कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो लिक्विडेशन में चली गई है, जो इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई कर गई है, उस केस में भी उसका सर्टिफिकेट क्या होगा सर, कैंसिल होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ द बिजनेस और क्लास ऑफ बिजनेस ऑफ द इंश्योरर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और हैज बीन ट्रांसफर्ड और अमालगमेटेड विद द बिजनेस ऑफ एनी अदर इंश्योरर। देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है, एक एबीसी कंपनी थी, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी एज अ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है। ठीक है, और इस कंपनी के पास क्या है सर, सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट है तभी तो हम एज ए इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस कंपनी को XYZ कंपनी के साथ अमालगमेट कर दिया गया। ठीक है, और एक नई कंपनी बना दी गई, MNO लिमिटेड। तो ये कंपनी खत्म, ये कंपनी भी खत्म, अब ये कंपनी काम करेगी। तो क्या इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा, अगर MNO कंपनी भी इंश्योरेंस कंपनी वाला काम करना चाहती है, तो क्या एबीसी का सर्टिफिकेट MNO कंपनी यूज कर सकती है, सर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जो एबीसी कंपनी का सर्टिफिकेट था उस पे नाम किसका लिखा हुआ था, एबीसी का, और इस कंपनी का नाम क्या है, MNO। तो इसको एक नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हमारे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी
जिसके पास सर्टिफिकेट था, अगर वो कंपनी किसी और कंपनी ने परचेज कर ली या फिर वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गई है, अमालगमेट हो गई है और एक नई कंपनी बन गई है, उस केस में पुराने वाली जो कंपनी थी उसका सर्टिफिकेट क्या होगा सर, कैंसिल हो जाएगा। और जो नई वाली कंपनी है जिसको एज ए इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेट करना है, उसको अलग से अपना नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट केस दिया हुआ है, इफ इन द केस ऑफ एन इंश्योरर द स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड और इज सस्पेंडेड एंड कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, या तो पॉलिसी होल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनकी बात कर रहा है, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है उनकी बात की जा रही है। देखो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे हमारा आईआरडीए जो रेगुलेटर है उसकी बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर की, पीएच लिखा है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, पॉलिसी होल्डर। या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में। देखो कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में है, या तो इनके बीच में है या फिर इनके बीच में है, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड किया हुआ है, इनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया हुआ है सर, सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड कौन करता है, आईआरडीए करता है। तो आईआरडी ने क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, या तो अपना ही कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसे सस्पेंड किया हुआ है, या फिर आईआरडीए ने किसी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी होल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको सस्पेंड किया हुआ है। और वो जो सस्पेंशन है वो कितना है, मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। या यहाँ पे इसको लिखो आप, जो सस्पेंशन है वो कितने टाइम के लिए है, फॉर 6 मंथ्स और मोर। जो कॉन्ट्रैक्ट का सस्पेंशन है वो कितने टाइम का है, कम से कम 6 महीने के लिए है। उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट लिखा हुआ है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो डायरेक्ट्स, या फिर किसी अदर कारण के बेस पे भी सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है, और वो कारण कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो ये सभी कारण आपको दे रखे थे, ये सभी कारण दे रखे हमको किस चीज के, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।